और इसी तरह एक अनारकी को खत्म करने के लिए जो 13 जुलाई को हमारे कुछ लोग शहीद हुए, उनके बारे में मुझे उम्मीद नहीं थी कि लीडर ऑफ द अपोजिशन इस किस्म की टिप्पणी करेंगे। आज वक्त यह है कि हमें इकट्ठे होना है, ट्रेजरी बेंच को भी इकट्ठे होना है, अपोजिशन को भी इकट्ठे होना है और हमें उस मकसद को पाना है जो चीज हमने खोई है। जम्मू और कश्मीर को ताज माना जाता था कि यह हिंदुस्तान का ताज है, लेकिन इस ताज के टुकड़े किए गए, एक लद्दाख बनाया गया और एक जम्मू और कश्मीर के हवाले किया गया। क्यों किया गया? हम 370 की बात करते हैं, वहां से शोर उठता है। इतना क्या था? यह स्टेटस हमें हिंदुस्तान के आईन ने दिया था, यह स्टेटस वहां की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने दिया था, उस पार्लियामेंट ने दिया था, वो हमसे छीना गया। हम 370 की तो बात करते हैं, 371 ABC जो नॉर्थ ईस्ट को दिया गया है, उनका छीनने की बात क्यों नहीं करते? उनके बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? उधर से तो हम जम्मू और कश्मीर को ताज समझते हैं, उधर से हमने इस ताज के 2 टुकड़े कर दिए। आज लद्दाख वाले भी रो रहे हैं, वो भी समझते हैं कि हमने क्या खोया और क्या पाया। लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल इतनी पावरफुल बॉडी थी, उसको इतना पावरफुल बनाया था जम्मू और कश्मीर की इस रियासत ने, और लेकिन आज देखिए आज लद्दाख कहां पे है। लद्दाख की हिल डेवलपमेंट काउंसिल आज म्युनिसिपैलिटी से भी बदतर है। आज वहां रेजोल्यूशनें पास होती हैं, करगिल वाले जम्मू और कश्मीर के साथ वापस आना चाहते हैं। आज इस हाउस से मैं एक इल्तिजा करना चाहता हूं अपने सब मेंबर से, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन एंड पार्टी एफिलिएशन, हम सबको इकट्ठा होना चाहिए और उस जम्मू और कश्मीर रियासत को वापस स्टेटहुड दिलवाना चाहिए, जो स्टेटहुड हमसे छीना गया है। आज तक हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी रियासत जो है वो यूटी बनी है। पहली मर्तबा हिंदुस्तान के हिस्ट्री में यह हुआ कि हमारी स्टेट को 2 यूटीज में तब्दील किया गया और उसके बाद बातें हुई कि तरक्की लाई जाएगी। ऑनरेबल स्पीकर साहब, कौन सी तरक्की लाई गई? पिछले 7 साल से हमारे रिसोर्सेज, हमारे मिनरल्स, हमारे यहां से चीजें बाहर दे देगी। क्या यह हमें हक नहीं था? हमारी एम्प्लॉयमेंट, आज हमारा जो नौजवान है, सबसे ज्यादा जो अगर एम्प्लॉयमेंट देखेंगे तो वो जम्मू और कश्मीर में है। अनएम्प्लॉयमेंट का ये बुरा हाल है। हमारे PhD स्कॉलर्स, हमारे MSc, हमारे पोस्ट ग्रेजुएट जो हैं वो डी एडिक्शन हम की बात कर रहे थे कल। क्या डी एडिक्शन करेंगे? वो एडिक्ट हो चुके हैं क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड हैं। इस रियासत को एक चीज मिली थी, वो ये थी कि हमारी लैंड, हमारी नौकरियां सिर्फ हमारे नौजवानों को मिलेंगी, वो भी हमसे छीन ली गई। हमारे डेवलपमेंट की बात हुई, स्मार्ट सिटी की बात हुई, किन लोगों ने काम किए? मैं अपने जम्मू वालों से बात करता हूं। हमारे यहां पे रेत के जो जखीरे थे, बाजरी, आज वो भी पंजाब वाले ले रहे हैं। हमें खड़ा होना है, हम सबको खड़ा होना है। अगर हमें एक नए जम्मू और कश्मीर को, इस मुस्तकबिल को, इस स्टेट को बचाना है तो हम सबको इकट्ठे होना है और हमें इस रियासत को रियासत का दर्जा वापस दिलाना है। वो स्टेटस जो हमसे छीना गया है, हम हिंदुस्तान के आईन के अंदर की बात करते हैं, हम हिंदुस्तान के आईन के बाहर की बात नहीं करते हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट को 371 ABC है तो हमें क्यों नहीं है? अगर उत्तराखंड को वो पावर्स है, हमें क्यों नहीं है? अगर झारखंड को वो पावर्स है, हमें क्यों नहीं है? इसलिए मैं ये खास तौर पे अपने सहवान के अपने मेंबर साहिबान से बोलना चाहता हूं, ऐसा ना हो जाए कि देर हो जाए और आने वाली नस्लें हमें कभी माफ ना करें और इस हालत में हम ना पहुंचे कि आने वाली नस्लें हमें
ये इसलिए याद करें कि आप उस हाउस में आए थे जिस हाउस में हमें कुछ नहीं मिला। आज हमें इसी हाउस से इकट्ठे होके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वो डिमांड करनी है जिसकी उन्होंने ऑलरेडी हमें कहा है कि हम आपको देना चाहते हैं। तो मैं अपने विपक्ष के लोगों से भी कहूंगा, एलओपी लीडर से भी ये कहूंगा, आइए इकट्ठे चलें, दिल्ली के पास जाएं, दिल्ली दरबार में जाएं और बात करें कि जो वादा सुप्रीम कोर्ट ने किया, जो वादा आपने पार्लियामेंट में किया कि हम आपको एक असेंबली का जो है फुल स्टेटहुड वापस करेंगे। आज 4 महीने हुए हैं, वो स्टेटहुड हमें अभी तक वापस नहीं मिला है। ऑनरेबल स्पीकर साहब, आपके बताए हुए बात पे हम एक प्रोग्राम करने चले गए दिल्ली फाइनेंस के ऊपर। दुख हुआ जब वहां पे बात चलती थी, जम्मू और कश्मीर का नाम ही नहीं था। मेरे बीजेपी के साथी मेरे साथ थे, हम एक दूसरे से बात करते थे, कैपिटल की बात आती थी, एक्सपेंडिचर की बात आती थी, हमारा कहीं नामो निशान नहीं होता था। यूटी वालों की बात ही नहीं है। हमें बजट प्रेजेंटेशन करनी है तो पहले दिल्ली से बजट आएगा, उस बजट को देखना है कितना पैसा आएगा, उसके बाद हमारा बजट पास होगा। ऑनरेबल स्पीकर साहब, यहाँ पे मैं जम्मू में पढ़ा हूँ, दिल दुखी होता है। यहाँ ही मेरी आधे से ज्यादा जिंदगी गुजरी है। जो प्यार, जो मोहब्बत, जो शफकत जम्मू की आवाम ने, जम्मू के लोगों ने 1990 के बाद हम कश्मीरियों को दी, लद्दाखियों को दी, वो जो प्यार हमें मिला, लेकिन आज मैं देखता हूं वही मेरा जब जम्मू आज उजड़ा हुआ है। आज वो बाजार सुनसान है। हम खुश हुए कि हमें सांबा से फ्लाईओवर मिला, लेकिन वो फ्लाईओवर हमारे यहाँ नौजवानों को, हमारी यहाँ इकॉनमी को तबाह करके गया हुआ है। ऑनरेबल स्पीकर, वो फ्लाईओवर से लोग आएंगे, माता वैष्णो माता पहुंचेंगे, वहां दर्शन करेंगे, गाड़ी में फिर बैठ के फिर वापस चले जाएंगे। पहले लोग आते थे वैष्णो देवी माता के दर्शन करते थे, एक दिन जम्मू रुकते थे, दूसरे दिन वो माता के दर्शन करने जाते थे, तीसरे दिन वो वापस आके रघुनाथ मंदिर भी जाते थे, बावे वाले मंदिर भी जाते थे। हमारा जो है पिलग्रिमेज टूरिज्म टोटल खत्म हो चुका है जम्मू का। ऑनरेबल स्पीकर, मैं आपके माध्यम से ये बात याद रखना कहना चाहता हूं कि याद रखेगी हमारी आने वाली नस्लें अगर हम आज इकट्ठे नहीं हुए। हमें इकट्ठे होना है, हमें उस जम्मू और कश्मीर को वापस लाना है, उस जम्मू और कश्मीर को वापस बनाना है, और उसको बनाने में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का साथ देना है। हम जानते हैं कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब इसका किस मुसीबत से गवर्नमेंट चला रहे हैं। ड्यूअल पावर स्ट्रक्चर चल रहा है। कमिश्नर साहिबान भी हमारे परेशान हैं, इधर मुड़ते हैं तो वो नाराज, उधर मुड़ते हैं तो काम नहीं होता। अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन ट्रांसफर कहां से करेगा। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की कुछ बातें कहना चाहता हूं। हमारा एक बॉर्डर इलाका है। मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, मेरे उड़ी को भी बॉर्डर टूरिज्म के नक्शे में लाया जाए। मेरे उड़ी में सबसे ज्यादा इको टूरिज्म में जो है मारखोर जो है वो पाया जाता है। जो सबसे ज्यादा जो मारखोर जो है वो उड़ी में ही पाया जाता है, लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। वहां पिलग्रिमेज टूरिज्म भी है, बाबा काजी नाब है, बाबा फरीद है, बाबा रंगी इमाम है। इन तीनों को मिला के बॉर्डर टूरिज्म को फरोग दिया जाए। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से चीफ मिनिस्टर साहब से ये कहना चाहता हूं कि एक जमाने में उड़ी में ट्रांस बॉर्डर ट्रेड चली थी और इस्लामाबाद में टीआरसी सेंटर बना था, लेकिन वो टीआरसी सेंटर आज डिफंक्ट है क्योंकि वहां पे ट्रेड बंद है। मैं ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब जो इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर हैं उनसे भी ये कहूंगा और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से भी ये बात कहूंगा कि वो फिलहाल जब तक ट्रेड नहीं चलती है उस टीआरसी को टूरिज्म में वापस किया जाए, बॉर्डर टूरिज्म को फरोग किया जाए ताकि वहां लोगों को बेनिफिट मिल सके। दूसरी बात, मेरे उड़ी में 3 पावर हाउसेज है, उड़ी 1, उड़ी 2 और जो हमारा अपना पावर हाउस है स्टेट गवर्नमेंट का, लेकिन चिराग तले अंधेरा। उड़ी में अभी भी पावर पूरी नॉर्थ इंडिया को मिलता है, लेकिन उड़ी वाले जो हैं वो इस पावर से महरूम है। 12% जो उड़ी 2 में हमें मिला था, उसका 1% जो इनकम थी वो उड़ी में
SRE के तहत लगाई जाना चाहिए था, लेकिन इतने साल गुजरने के बाद भी वो 1% जो है वो आज तक मेरे इलाके में नहीं लगाया गया है। ऑनरेबल स्पीकर साहब, उड़ी में एक जमाने में एग्रीकल्चर को फरोग देने के लिए ऑलिव ऑयल का जो है वो एक किया गया था, एक्सपेरिमेंट किया गया था, और सबसे ज्यादा वहां पे आज भी संतरे, नींबू और ऑलिव ऑयल की जो है पैदावार हो सकती है। मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से कहूंगा और एग्रीकल्चर मिनिस्टर से कहूंगा कि उस चीज को आगे फरोग दिया जाए। ऑनरेबल स्पीकर साहब, हमारी सबसे बड़ी चीज ये है कि इस ऐवान को मैं बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एसटी दी, पूरे राजौरी पुंछ को एसटी दी गई, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स एंड रिलीजन, और बताया गया कि राजौरी पुंछ पूरा जो है वो एसटी के जुमरे में है। वहां का राजपूत, वहां का ब्राह्मण, वहां का कश्मीरी, वहां का पहाड़ी, क्योंकि एथनिसिटी पे दी गई। राजौरी पुंछ को पूरा एसटी दिया गया, करना को पूरा एसटी दिया गया, कैरन को किया गया, लेकिन मेरे उड़ी में चुन चुन के कुछ लोगों को बताया जाता है कि आपको एसटी नहीं मिलेगा। मैं आपके माध्यम से इस हाउस को बताना चाहता हूं और चीफ मिनिस्टर साहब को कि जिस तरह राजौरी पुंछ को, करना, कैरन को, उसी तरह सब डिवीजन उड़ी को भी होल एज एसटी दिया जाए, क्योंकि वहां पे जो आखिरी गांव है मेरा, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ पुंछ है, पहाड़ियों का फर्क है, वहां अगर कोई रहता है उसको कहा जाता है कि तुम्हें नहीं मिलेगी। इस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे इलाके में हो। मैं आखिर में आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे टाइम दिया, शुक्रिया। मेयर अली साहब 2 मिनट चाहते हैं सिर्फ, मैं 3 मिनट देता हूँ। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे 2 मिनट दिए। सर, यहाँ टनल की बात हुई, रोडों की बात हुई, हर बात हुई, पर सर एक मसला बड़ा अहम है, वो ये मसला है कि सर देवसर कॉन्स्टिट्यूंसी से 3 आदमी 12 फरवरी से लापता हैं, मिसिंग हैं। रियाज अहमद बजाड़, शौकत अहमद बजाड़, मीर अहमद अवान। तो सर मेरी इस हाउस से ये गुजारिश है कि लोग बड़े परेशान हैं, बड़े परेशानी का हाल है लोगों में सर, इनके बड़ा यही नाजुक मसला सबसे ज़्यादा है कि इनकी किसी न किसी तरीके से इनकी जो मिसिंग रिपोर्ट है उसका कुछ पता किया जाए सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलो, थैंक यू वेरी मच। कुले साहब, आपके 4 मिनट हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुपियान कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आया हूँ। बड़ी सुनामी थी कश्मीर में, लेकिन तब भी लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, और ये बहुत बड़ी बात है। कश्मीर में इन हालातों में इलेक्शन जीता बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। स्पीकर साहब, आज बहुत लोगों ने बहुत कुछ बातें की है, किसी ने हिस्ट्री दोहराई, किसी ने ज्योग्राफी दोहराई। मेरे ख्याल में ज़्यादा पीछे जाने से हमें बेहतर है कि हम आगे का सोच करें, ज़्यादा से ज़्यादा आगे की तरफ देखें। हमारे कांग्रेस के नेता ने भी परसों अपने स्पीच में कहा कि हमने ही सब कुछ किया, लेकिन अगर हम असली हकीकत की तरफ नज़र डालें, सबसे ज़्यादा नुकसान हमें कांग्रेस ने ही दिया है। अगर हम 63 की बात करेंगे, अगर हम 53 की बात करेंगे, जिस शेख साहब को उन्होंने गले लगाया, जिस शेख साहब ने इतना बड़ा फैसला किया अगेंस्ट ऑल ऑर्ड्स, उनके साथ समझौता करके, उनके साथ अपने दिल में हिंदुस्तान के जोड़ के, उसी शेर कश्मीर को 53 में कहा कि ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में उसके खिलाफ एक साजिशी मुकदमा बनाया गया, और एक पपेट प्राइम मिनिस्टर बना के उसी टाइम से जब हमारा प्राइम मिनिस्टर था, फिर वो चीफ मिनिस्टर में कन्वर्ट हो गया। वो किसने किया सर? हम अगर ये चीज़ें देखेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर हम एक दूसरे को गले ही पड़ेंगे। अब दूसरी, उसके बाद जनाब बीजेपी वाले भी आए हैं। खैर, उनका तो मंशूर यही था कि हमें 370 को इधर उधर करके, इनका तो मंशूर यही था, तो खैर इनके साथ हमें ज़्यादा गिले तो है नहीं। लेकिन मेरा गिला ये है, हम असेंबली में जब हम आए, हमने जब वोट लिए, हमने किस चीज़ के लिए वोट लिए? मुझे नहीं लगता हमने किसी ने भी कश्मीर में ये कहा कि मैं सड़क, पानी और बिजली के लिए ही वोट लूँगा। नहीं,
हमने कश्मीर की अजमत और जम्मू कश्मीर की सालमियत के लिए वोट लिया है। हमें जो वोट लोगों ने दिया, हमने कहा हम इज्जत से जीना चाहते हैं। हम भिखारी नहीं है सर, हम सड़क के लिए भिखारी नहीं है, हम आए हुए के लिए भिखारी नहीं है, हम किसी चीज के लिए भिखारी नहीं है। कश्मीर को रहना पड़ता है, कश्मीर रहता है इज्जत से। अगर हमें इज्जत देंगे, इंडिया अगर इज्जत देंगे, हम इज्जत से रहेंगे। अगर इन्होंने हमें बिट्रे किया, हमारे जो कानून ने जो हमें दिया है उसको वो वापस ले गए यूनिटेरियनली, तो हमें भी सोचना पड़ेगा। हम भिखारी नहीं है। ये हमारी रिप्रेजेंटेटिव की जो असेंबली है, ये बहुत बड़ी, इसका एक बड़ा बड़ा मैंडेट है, पावर है। लेकिन मेरी गुजारिश है कि हम इन छोटी चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से टाइम ना निकालें। हम देखें सर, हमने जो वादे किए हैं, मेरा एक वादा था जो मैं कह रहा हूँ, आज क्या बात है, कोई मिनिस्टर दिल्ली से कश्मीर आता है और हमारे बच्चों को 200-300 लोगों को जेल भेजा जाता है क्योंकि उनको क्या सिक्योरिटी का थ्रेट है। हमारे बीजेपी वाले, मैं इनसे गुजारिश करूंगा, अगर ये कहते हैं सब कुछ ठीक है तो फिर हमारे बच्चों को पकड़ दकड़ उनको क्यों है? जब हम वहां जाते हैं उनको छुड़ाने के लिए, वो कहते हैं ये ऊपर से आर्डर आया है। क्या आर्डर आया है? अगर हमारे बच्चे, उन्होंने वोट दिया है, नौजवान ने वोट दिया है, हिंदुस्तान के साथ, हमारे मुल्क के साथ जुड़ गए, तो क्या वजह है हमारे बच्चों को, जब आप यहाँ कोई मंत्री आता है दिल्ली से, कोई दूसरा अफसर आता है दिल्ली से, हमारे लड़कों को जेलों में भेज दिया जाता है। एक ही दिन पहले उनको फोन किया जाता है, आप आ जाओ थाने में। क्या ये कौन सी है? ये कोई डेमोक्रेसी है? ये जम्मू में एक कानून है, दिल्ली में एक कानून है, क्या हमारे नौजवान को यही कानून है? आप कहते हैं हमें ड्रग्स हैं, ड्रग्स करेंगे, वो तो गन तो नहीं उठा सकते हैं, अगर पत्थर मारेंगे तो उनको अनलॉफुल एक्टिविटी लगेगा, तो वो उनको नशे की लत लगी है, वो अंडर डिप्रेशन है। उनके पास क्या, मुझे बताइए स्पीकर साहब, उनके पास क्या ऑप्शन है? PhD, MA, फिलॉसफी, सब कुछ पढ़ा लिखा के उनको किसी दिन, उनको उनके माँ बाप को ये पता होता है किसी दिन हमारा पुलिस रात को टास्क फोर्स आ सकता है और बच्चों को ले सकता है। हम यहाँ हैं, 2 दिन से मेरे फोन आ रहे हैं कि 12th पास के बच्चे, अभी उनका एग्जाम है, रात को टास्क फोर्स आ गई, रातों रात ले गए उन लोगों को। इससे हमारा कश्मीर ना फूलेगा ना फूलेगा ना जम्मू कश्मीर। हम झूठ बोल रहे हैं फिर लोगों को। क्या वजह है? FIR क्यों लगता है हमारे बच्चों को रोज रोज जेलों में, क्यों हम जेल देते हैं? इसका कोई है हमारे पास कोई हल है? अगर हम 10 बार भी हम अगर असेंबली में बैठेंगे, 10 असेंबलियां लगाएंगे, लेकिन जो हमारा बच्चा, जो हमारा बेटा, जो हमारी माँ बहन, जो वहाँ अनईजी फील कर, उनका बच्चा अनसेफ है, उसके लिए अगर हम आपसे, अगर यहाँ हम बात नहीं करेंगे फिर कहाँ करेंगे? दूसरी बात सर, हमारा जो रोना पड़ा है, हम रो रहे हैं 370 स्टेट में। हमारे वकील साहब यहाँ बैठे हैं बीजेपी के, इसको भी शायद मुझसे ज़्यादा पता होगा। जो कमांड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होती है, वो कमांड होती है। जब उसने ये जजमेंट दी है, उसमें लिखा है, कमांड है कि दे शुड रेस्टोर द स्टेटहुड एज अर्ली एज पॉसिबल। उसका मतलब क्या है? या तो मैं वकील नहीं हूं या मेरा भाई वकील नहीं है। इससे पूछिए कमांड क्या होती है? द वर्ड शैल एंड विल का फर्क क्या है? एक कानून में एक वर्ड शैल होता है जिसका मैंडेटरी होता है, विल का होता है जब जी चाहे करे। लेकिन जो वर्ड हमारा शैल है, उसमें तो मैंडेटरी है उसको स्टेट देना। तो हम क्यों रोना, हम क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हम क्यों नहीं पिटीशन करते हैं, जिस तरह केजरीवाल ने किया है था जब वहां भी स्टेट में क्राइसिस थी, ऑफिसरों के धर्म ब्यूरोक्रेटिक, वो क्लियरिफिकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट गए हैं। हमें ये क्लियरिफिकेशन दे दो, हमारा कौन सा रोल है, इनका कौन सा रोल है। अगर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, वर्ड्स है, मैंडेट है, डायरेक्शन है, हम क्यों नहीं वहां जाते हैं? क्लियरिफिकेशन जजमेंट क्यों नहीं हम करते हैं? हमने, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट दिया है, हमने, बीजेपी ने स्टेट नहीं दिया, हमने किसी ने नहीं दिया, हमने सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट दी है। और स्टेट के लिए हमें जाना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, हमें जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए एज अ स्टेट। इसकी क्लियरिफिकेशन लेंगे कि अगर स्टेट में लिखा है वर्ड शैल है तो कब तक होगा? एज अर्ली एज पॉसिबल का मतलब क्या है? यही इसकी क्लियरिफिकेशन हम सुप्रीम कोर्ट से ले सकते हैं। बाकी चीजें हैं, दो भी टाइम आएगा। अभी इतना लंबा सेशन है, आपको और भी टाइम मिलेगा। शुक्रिया, इस वक्त टाइम की कमी है। शुक्रिया। पावल गुप्ता जी। Honorable Speaker, sir, I have risen to debate on the motion of thanks on the LG's address. सर, इसमें काफ़ी चीज़ें लोगों ने बोली, तशद्दुद की,
मेरे दोस्त मेरे पास आए थे, इन्होंने मुझे बताया कि आप भी अपनी दास्तान बताइए जो 52-53 में हुई है। मेरे बाप के ऊपर में शूट एट साइट का ऑर्डर था, वो 6 महीने अंडरग्राउंड रहकर वो घूमते रहे और 3 महीने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, 82 kg से 32 kg वेट रिड्यूस हुआ। ये आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, वो आपके साथ काम किए हैं 2 टेन्योर। हम पुरानी बातों को ना दोहराएं, जख्म जितने उधेड़ेंगे उतना इसमें से जो है वो इससे मवाद निकलेगा। इसलिए क्योंकि बड़ा सारा इन्होंने जख्म खरीदने की कोशिश की है, तो इसलिए मैं बता रहा हूं। सर, मैं चूंकि काफ़ी मैटर जो है इन लोगों ने बोल दिया है, मैं सिर्फ एक बात करूंगा कि दिस गवर्नर्स एड्रेस, आई रिग्रेट टू स्टेट दैट दिस हैज नॉट स्टेटेड एनीथिंग regarding daily wages of various departments, especially PHE, PDD, and so many other departments. Sir, what about the midday meal cooks? Our chief secretary is here. I am drawing a salary of 1,60,000, including all allowances. A chief secretary is drawing a salary of 3 lakh rupees. और हम 900 रुपए के अंदर में उससे हम काम ले रहे हैं। Is it not human? ये इनह्यूमन नहीं है? क्या हम मिनिमम वेजेस को वायलेट नहीं कर रहे हैं? वी हैव बिकम द बिगेस्ट वायलेटर ऑफ द मिनिमम वेजेस इन दिस कंट्री। मिनिमम वेजेस एक्ट केम इन 1937, पेमेंट ऑफ वेजेस केम इन 1947, दैट वाज व्हाइल द इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश रूल। आज हम 75 साल की आज़ादी के बाद में भी मिनिमम वेजेस को वायलेट कर रहे हैं। और मैं पूछना चाहता हूं, हम ड्यूटी हैं, ड्यूटी के अंदर में दिल्ली का जो मिनिमम वेजेस का रेट है वो 500 समथिंग है और हमारे को 300 रुपया दिया जा रहा है वेजेस का। मैं एरिया सी की बात कर रहा हूं, अगर मैं एरिया बी पे और ए पे जाऊंगा वो आपका 700 रुपये तक पहुंचेगा। दैट इज फॉर द अनस्किल्ड लेबर। जो आपके टैग खोलने वाला है, लाइनमैन है, ही कम्स अंडर सेमी स्किल्ड लेबर। क्या आपने उनके लिए कुछ किया? इसके अंदर में देयर इज नो मेंशन। सर, इसमें फॉरेस्ट के डेली वेजेस हैं, कैंपों में लगे थे। पहले पे मिलती थी 28-29 दिन की, और ये फॉरेस्ट वाले मिनिस्टर बैठे हैं इधर, शायद इनके संज्ञान में मैं लाया था एक बार, इनको अब पे कर दी गई है 21 दिन की। मतलब इनको हम 6700 रुपया या 5200 रुपया वो भी कई महीनों का दे रहे हैं। इसलिए इसकी और आप देखिए। NYC वर्कर्स डिजिग्नेशन क्या है? PA to DC, तनख्वाह क्या है? 2500 रुपया। क्या हम इस सदन में बैठकर इक्वल वेजेस एंड इक्वल पे, उसका तो सत्यानाश हमने किया, पर हमने मिनिमम वेजेस को भी कहीं का नहीं छोड़ा। हमको जितने लोग इधर बैठे हैं, वी शुड फील शेम कि हम कितना उनका शोषण कर रहे हैं, कितनी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है उनकी। सर, इसके अलावा आपकी पूरे डिपार्टमेंट्स में मार्च 2015 को एक ऑर्डर निकला था कि डेली वेजर कोई आदमी नहीं लगा सकता। हर साल हर डिवीजन से 150-100 आदमी रिटायर हो गया। आज डिवीजन खाली पड़े हैं। सर, नौकरी के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। आप जल जीवन मिशन कहां आपका कामयाब होगा? 20 किलोमीटर में एक आदमी पानी खोलने जा सकता है? नहीं जा सकता। सर, there is a extreme poverty of manpower in all these departments. इस extreme manpower की जो poverty है, how you are going to address this problem? Sir, you can address this. पहले तो आपके पास में लैंड ओनर्स केस आए हैं 2016 से लेकर 18 तक के, उनको आपने क्यों नहीं डिसाइड किया? उनको सर डिसाइड कराइए, ये मैं कहना चाहता हूं। सर, इसमें आपके पास में वैकेंसीज हैं, पोस्ट हैं, टीचर की पोस्ट है। 1250 पोस्ट मेरे डिस्ट्रिक्ट में खाली है, 1250 टीचर्स की पोस्ट, और हम करते हैं रेशनलाइजेशन। एक टीचर को एक जगह उठा के दूसरी जगह भेजते हैं, दूसरी जगह से हमारे को फोन आता है। दिस इज अ वे वी आर एक्टिंग। 2016 के बाद में कोई एम्प्लॉयमेंट ही नहीं हुई टीचर्स की। यही हाल हर डिपार्टमेंट का है। सर, बाकी मैं ये कहूँगा कि इसमें ये जो JJM के टेंडर हुए हैं, मैं नहीं चाहता कि हाउस कमेटी क्या कर सकती है।
We are all non-technical people. We can't do anything. But whosoever engineers were there at the helm of affairs, why did they choose the inferior specifications of pipes? Sir, एक GI पाइप जो आप लगा रहे हैं लाइट ग्रेड की, उसकी लाइफ है 10 to 15 ईयर्स। एक मीडियम ग्रेड की लगाते हैं, उसकी है 15 to 25 ईयर्स, और हैवी ग्रेड की है 25 से 40 साल। और अगर आप DI पाइप लगाते हैं डक्टाइल की, उसकी लाइफ है 120 साल। मैं समझ नहीं आया मेरे को आज तक कि ये लाइट ग्रेड की पाइप लगाते हैं, शहरों में पाइप लगा रहे हैं, एक पाइप लगाने के लिए जितना खर्चा आता है उसको गली को उखाड़ के उसको ठीक करने में, और लोग गंदा पानी पीते हैं। सर ऐसा है, अगर आपने हर एक को टाइम दिया, यू डोंट अलाउ मी टू स्पीक, आई विल नॉट स्पीक सर। नहीं सर, ऐसा है सर, ओनली 5 speakers from the BJP have spoken, and then sir, if you don't allow me to speak, नहीं sir, I will sir आप मेरी बात सुनो ना, गुजारिश सुनो पहले। सर मैं कहता हूँ जो मैं देख रहा हूँ, मैं गिन नहीं रहा हूँ कितना नहीं बोला, मैं टाइम देख रहा हूँ कि उस पार्टी ने कितना लिया। आप सुनो तो मेरी बात, कोई बात नहीं, आप 1 मिनट में कंक्लूड करें, मैं 1 मिनट आपको हो देता हूँ। सर आपके लीडर भी बोलना चाहते हैं। नहीं सर लीडर को टाइम दीजिए, लीडर इज इंटाइटल्ड फॉर टाइम। सर इन्होंने 370 में बात किया कि 370 टूटा, किसने तोड़वाया? वो कौन लोग थे जिन्होंने तोड़वाया? ये क्यों आपके स्टॉप में आया? आपने इसको सेंस ऑफ एलिनेशन फॉस्टर किया, आपने लोगों के अंदर में अलगाववाद की भावना पैदा की। आपने एक मिनट, आई एम नॉट स्पोकन, आई एम नॉट इंटरप्टेड, लेट मी से व्हाटएवर आई वांट टू से। आपने ये पूरे हिंदुस्तान को भूल गया था कि है क्या, ये एक एम्प्टी शेल था जिसको हम यूज कर रहे थे, एक एम्प्टी शेल था। ये तारिक आमी साहब के भी वर्ड है लास्ट असेंबली में, पर आई में इसलिए आया कि हमने कंटिन्यूसली we started demanding autonomy, we traveled to self-rule, then we traveled to independent state, then we started talking of a theocratic state. What was the solution? Solution was, you are a separate state, you are a separate nation, you are not a state within a state. आपको बट उन्होंने कहा ये सारे promises जो थे ये एक temporary arrangement था जिसको हमने किया। सर 35 ये इसलिए हटा क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेटिंग नेचर था, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन थी उसके अंदर बाल मिल्की के साथ डिस्क्रिमिनेशन थी, और वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी के साथ डिस्क्रिमिनेशन थी, उसके साथ में गोरखा के साथ डिस्क्रिमिनेशन थी। सर पहले आपको पता नहीं है, पहले सुनो नहीं पहले सर ऐसा है कि तारिक आमी साहब ने कहा उनका फैक्स खराब हो गया। तारिक आमी साहब, फैक्स तो किसी का भी खराब हो सकता है, पर नहीं और यार छोड़ो यार, पहले आप क्या इकट्ठे होकर 56 MLA जा नहीं सकते थे? पर उस वक्त आपको ये आइडिया नहीं था कि आपको लगता था, NC को लगता था कि अगली बार पावर में मैं आ रहा हूँ, PDP को लगता था मैं आ रहा हूँ, और कांग्रेस को लगता मेरे बगैर सरकार नहीं बनेगी। आप लोग लड़े झगड़े और आपने मौका दिया। इंट्रोस्पेक्ट करो अपने आप को। नहीं और यार मेरी बात सुनो, मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ, शट अप। नहीं लेट मी कंक्लूड। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ, जिस वक्त PDP ने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर में, लैंड एलिनेशन एक्ट के अंदर में अमेंडमेंट लाई थी, सर मेरी बात को सुन लीजिए, उन्होंने जो अमेंडमेंट लाई थी उसी वक्त ये लग रहा था कि 370 का दुरुपयोग हो रहा है, तो मेरे को उसी वक्त लगा था, मैंने इसी हाउस में। आप पार्टी का सारा टाइम ले रहे हैं, फिर किसी को टाइम नहीं मिलेगा, ये ख्याल रखिए, फिर जिनका टाइम ले रहे हैं 2 मिनट में आपने 15 मिनट ले लिए बस सर। इसी चले आपने सारी बातें नहीं, इसी हाउस में मैडम महबूबा मुफ्ती ने कहा था, those who oppose Article 370 they are traitors, and in this very house I said Shama Prasad Mukherjee was not a traitor, Pandit Premnath Dogra was not a traitor, my father was not a traitor. There can be two views,
टू ओपिनियंस, ये विचारधाराएं दो हो सकती हैं। हम आपका सम्मान करते हैं, आप हमारा सम्मान कीजिए। 70 साल लगे हमारे को अपनी विचारधारा लोगों तक पहुंचाने में, और ये माननीय सीएम साहब का बयान है कि अभी 70 साल तक हम इसके बारे में सोच नहीं सकते, इसलिए रियलिस्टिक हो जाइए, इन चीजों में मत जाइए। थैंक यू। क्या रुक रहे हैं आप? कल कितनी बार? बस तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए। नहीं, कोई तकरीर नहीं, कोई मुदाखला नहीं, इस वक्त नहीं, तकरीर के दौरान नहीं, ये कोई टाइम नहीं, ये कोई टाइम। जावेद हुसैन बेग साहब बोलना चाहते हैं, जल्दी में, आपके पास टाइम कम है। सर नहीं सर, 5 मिनट में फिर बैठ जाता हूँ मैं, क्योंकि अगर मुझे मैं कंक्लूड कर दूंगा, मैं अपनी बात रख के कंक्लूड कर दूंगा। इससे ज्यादा नहीं। ऑनरेबल, कोई बात नहीं, आपने सारी बातें कही, हाँ, चलिए बोलिए आप। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के खुतबे की तहरीक में उसकी हिमायत में खड़ा हुआ। मुझे उम्मीद है कि मेरी पार्टी का जो नुक्ता नज़र है वो सियासी नुक्ता नज़र इक्तिसादी आने वाले बजट में आ जाएगा। बदले यकरंगी की ये आशनाई है गज़ब, एक ही खुरमन के दानों में जुदाई है गज़ब, जिसके फूलों में अखवत की हवा आई नहीं, उस चमन में कोई लुत्फ नगम पीराई नहीं। ऑनरेबल स्पीकर सर, 7 साल के वक्फे के बाद ये सेशन जिस तरह से आपने कंडक्ट किया है, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इस वक्त हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो 90 मेंबरान असेंबली यहाँ मुंतखब होके आए हैं, चाहे वो इस साइड बैठे हैं या उस साइड बैठे हैं, 5 साल का जो वक्फा हमें मिला है, इस वक्फे में हम रियासत जम्मू और कश्मीर का खोया हुआ विकार, उसका तकद्दुस बहाल करने में किस तरह से अपनी संजीदगी और अपनी ईमानदारी का मुजाहिरा करते हैं। जब बात सियासत की होगी तो फिर कुछ चीज़ें रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए मैं मुनासिब समझता हूं कि वो रिकॉर्ड पर रखी जाए। जुलाई 1948 में 1947 में ये फैसला हो गया था कि पार्टीशन होगा, और एक बहुत बड़े दानिश्वर ने कहा है, पठानिया साहब, The partition of India was a massive exercise in human misery। कि हिंदुस्तान की तकसीम दुनिया की तारीख में जो बेशुमार वाक़ात हुए होंगे बदनसीबी के, उनमें से एक वाक़ा जिसमें 10 लाख से ज़्यादा लोग सिर्फ 2 कौमी नजरिए का शिकार हो गए। 3 रियासतें ऐसी थी, प्रिंसली स्टेट्स, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू और कश्मीर, जिन्होंने 15 अगस्त 1947 में उस वक़्त के हिंदुस्तान के साथ इल्हाक नहीं किया था। लेट मी स्पीक सर प्लीज। इनमें से 2 रियासतें ऐसी थी जहां हिंदू पॉपुलेशन थी, मुसलमान हुक्मरान थे, और एक रियासत जम्मू कश्मीर वो थी जहां महाराजा यहां के हुक्मरान थे, लेकिन पॉपुलेशन यहां ज्यादा मुसलमानों की थी। जूनागढ़, जहां से हमारे होम मिनिस्टर साहब आते थे, उसने पाकिस्तान के साथ इल्हाक का फैसला किया, लोगों ने रिबेलियन कर दिया, हुक्मरान पाकिस्तान भाग गया और जूनागढ़ हमारे मुल्क का हिस्सा रह गया। हैदराबाद वालों ने फैसला किया कि हम आजाद रहेंगे, फौज कशी हुई, हैदराबाद हमारे मुल्क का हिस्सा बना। यहां के महाराजा ने हिंदुस्तान के साथ इल्हाक नहीं किया। 11 अगस्त
1947 को स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जिन्ना साहब के साथ महाराजा साहब ने किया। उसके क्या मुहर्रकात थे, कभी फुर्सत से उस पर बात होगी, लेकिन स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट उनके साथ हुआ। क्या वजह थी कि 15 अगस्त तक, जो कि माउंटबेटन ने कंडीशन रखा था प्रिंसली स्टेट्स के सामने कि 15 अगस्त तक सारी प्रिंसली स्टेट्स या हिंदुस्तान या पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। 15 अगस्त तक क्योंकि हरि सिंह साहब ने हिंदुस्तान के साथ इल्हाक नहीं किया, तो मुझे उम्मीद है कि ऑनरेबल अपोजिशन के लीडर जब इस वक्त यहाँ खड़े होकर बात करेंगे तो वो इस नुक्ते की वजाहत करेंगे कि वो कौन सी वजूहात थी कि जिनकी बुनियाद पर 15 अगस्त 1947 तक महाराजा हरि सिंह ने हिंदुस्तान के साथ या पाकिस्तान के साथ इल्हाक नहीं किया था। जब पाकिस्तान की गलती की वजह से पाकिस्तान ने यहाँ रेडर्स दाखिल किए और हमारा हिंदुस्तान के साथ इल्हाक हुआ, इल्हाक सिर्फ 3 चीजों पे हुआ, डिफेंस पे हुआ, कम्युनिकेशन पे हुआ और फॉरेन अफेयर्स पे हुआ। ये वो 3 चीजें थी जिन पर हमारा इल्हाक हुआ। और इल्हाक के साथ इंटरिम गवर्नमेंट बनी मार्च 1948 में। जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी तो उसको मैंडेट दिया गया, और मैं इसको अंडरलाइन करता हूं कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टेब्लिश करें। दूसरा सवाल आपकी खिदमत में लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए यह होगा कि सिर्फ 3 ऐसी रियासतें थी जिनको यह इख्तियार मिला था उस वक्त कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज जम्मू कश्मीर के बगैर 3 थी। उन तीनों ने अपने राइट सरेंडर किए, लेकिन जम्मू कश्मीर वो वाहिद प्रिंसली स्टेट थी जिसने सिर्फ शराइत पर रहकर इल्हाक किया और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टेब्लिश की 1948 में। और जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई, इसके साथ हमारे उस वक्त की इंटरिम गवर्नमेंट को कहा गया, जिसकी सरबराही हमारे शेर